हम्म। अप्रैल 2026 की जो ताज़ा आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आई है ना, हम्म। उसने एक बहुत ही चौंकाने वाला डेटा सामने रखा है। मतलब कोई भी आर्थिक विश्लेषक इसे देखकर एक पल के लिए हैरान रह जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही हैरान करने वाला डेटा है। हाँ। हाँ, क्योंकि आप देखिए, एक तरफ तो घरेलू अर्थव्यवस्था 9% की शानदार गति से बढ़ रही है और दूसरी तरफ 2025 की ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग में भारत खिसक कर छठे स्थान पर आ गया है। छठे स्थान पर। और हैरानी की बात यह है कि यूके और जापान जैसे देश, जो खुद कई तरह की घरेलू चुनौतियों से जूझ रहे हैं, वो इस रैंकिंग में आगे निकल गए हैं। सही बात है। तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जब इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ रही है तो दुनिया के नक्शे पर उसका कद कैसे सिकुड़ सकता है? मतलब ये सीधा विरोधाभास लगता है। देखिए, ये विरोधाभास ही आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था की सबसे जटिल पहेली है। जब सतह पर दिखने वाले आंकड़े और जमीनी हकीकत आपस में न मिले, तो इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है कि क्या ये रैंकिंग का गिरना किसी वास्तविक आर्थिक कमजोरी या ढांचागत विफलता का संकेत है, हाँ, वही। क्या सच में कुछ गड़बड़ है? या फिर हम सिर्फ एक ग्लोबल करेंसी सिस्टम के उस जाल को देख रहे हैं जिसे अर्थशास्त्री अक्सर डॉलर ट्रैप कहते हैं। अच्छा, डॉलर ट्रैप। तो आज के इस डीप डाइव का हमारा मुख्य उद्देश्य भी यही है कि हम इन आंकड़ों के पीछे काम कर रहे असली मैकेनिज्म को डिकोड करें। बिल्कुल, हमें इसके पीछे की सच्चाई समझनी होगी। हमें ये देखना होगा कि क्या ये महज एक करेंसी का खेल है या फिर विकास के इंजन में वाकई कोई खराबी आ गई है। क्योंकि जो डेटा हमारे सामने है वो ये है कि 2024 में $3.5 ट्रिलियन के साथ भारत 5वें स्थान पर था। यूके को पीछे छोड़कर। जी। और 2025 में कुल जीडीपी बढ़कर $3.92 ट्रिलियन हो गई। मतलब उत्पादन बढ़ा है, व्यापार बढ़ा है, लेकिन रैंक गिरकर छठी हो गई। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के लिए। हाँ, तो इसे समझने के लिए मान लीजिए कि एक धावक जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है। वो अपनी पूरी क्षमता लगा रहा है। स्पीड 9 पर सेट है। ठीक है। लेकिन उस ट्रेडमिल की बेल्ट उल्टी दिशा में इतनी तेजी से भाग रही है कि शीशे के बाहर से देखने वाले को लग रहा है कि वो धावक पीछे जा रहा है। वाओ, ये ट्रेडमिल वाली एनोलॉजी इस स्थिति के तकनीकी पहलू को बहुत सटीक रूप से समझाती है ना? हाँ, यहाँ जो धावक है वो भारत का घरेलू उत्पादन और बाजार है, और जो बेल्ट उल्टी दिशा में तेजी से भाग रही है वो वैश्विक मुद्रा बाजार है, खासकर अमेरिकी डॉलर का असाधारण रूप से मजबूत होना। अच्छा। इसे हम ऑप्टिकल बनाम स्ट्रक्चरल गिरावट के रूप में विभाजित कर सकते हैं। तो मतलब स्ट्रक्चरल गिरावट तो तब होती जब फैक्ट्रियों में ताले लग रहे होते या बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही होती। बिल्कुल सही। लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ नहीं है। उत्पादन क्षमता तो बढ़ी है, तो ये ऑप्टिकल गिरावट कैसे काम करती है? मैं बताता हूँ। ये गिरावट पूरी तरह से ऑप्टिकल या देखने का धोखा है। इसके पीछे का विज्ञान नॉमिनल जीडीपी की गणना के तरीके में छिपा है। नॉमिनल जीडीपी। हाँ, जब आईएमएफ ग्लोबल रैंकिंग तैयार करता है तो वो हर देश की स्थानीय मुद्रा में हुई वृद्धि को एक समान पैमाने पर तौलता है, और वो पैमाना है अमेरिकी डॉलर। अच्छा, तो सब कुछ डॉलर में कन्वर्ट होता है। बिल्कुल। भारत की स्थानीय अर्थव्यवस्था में 9% की वृद्धि हुई, लेकिन इसी समय में डॉलर के मुकाबले रुपए का एक्सचेंज रेट 88.5 तक पहुंच गया। ओह, तो मतलब रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले कम हुई। हाँ, और ये समझना भी जरूरी है कि रुपया वहां तक क्यों पहुंचा। ये सिर्फ भारत की स्थानीय नीति का परिणाम नहीं है। तो इसमें और किसका हाथ है? उसके पीछे अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियां बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। जब अमेरिका में महंगाई बढ़ती है तो वहां का केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ा देता है। समझ रही हूँ। ब्याज दरें बढ़ने से दुनिया भर के निवेशकों को अमेरिका में बिना किसी जोखिम के बेहतर रिटर्न मिलने लगता है। इस वजह से वे उभरते हुए बाजारों से अपना पैसा निकालकर वापस अमेरिकी बॉन्ड्स में डालने लगते हैं। अच्छा, तो इसे ही कैपिटल फ्लाइट कहते हैं। एकदम सही। और इसी कैपिटल फ्लाइट के कारण डॉलर दुनिया की लगभग हर मुद्रा के मुकाबले मजबूत हो जाता है। यही वो मैकेनिज्म है जो इस पूरी रैंकिंग को उलट-पुलट कर रहा है। तो जब 9% की उस बढ़ी हुई घरेलू अर्थव्यवस्था को इस 88.5 के एक्सचेंज रेट से डिवाइड करके नॉमिनल जीडीपी निकाली गई, तो वो डॉलर के टर्म्स में कम दिखी। बिल्कुल, गणितीय रूप से वो सिकुड़ी हुई दिखाई दी। लेकिन फिर जापान और यूके हमसे आगे कैसे निकल गए? क्योंकि उनकी मुद्राओं ने इस समय में डॉलर के मुकाबले थोड़ा अलग व्यवहार किया। उनकी मुद्राओं की डेप्रिसिएशन की टाइमिंग अलग थी।
जिससे नॉमिनल डॉलर वैल्यूएशन के इस गणित में वो बार बार आगे निकल गए। अच्छा, तो ये पूरी तरह से टाइमिंग और एक्सचेंज रेट का खेल है। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, वो कैसे? क्योंकि क्या हम इस ऑप्टिकल गिरावट को महज एक गणितीय धोखा मानकर पूरी तरह नजरअंदाज कर सकते हैं? मतलब दुनिया तो इसी डॉलर की रैंकिंग को देखती है ना। हाँ, ये तो है। जब कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी या विदेशी निवेशक निवेश का फैसला करता है, तो वो इन्हीं आईएमएफ की सूचियों को सामने रखते हैं। टॉप 5 में होना एक मनोवैज्ञानिक बढ़त देता है। बिल्कुल देता है। तो क्या छठी रैंक पर खिसकने से ग्लोबल लेवल पर एक नेगेटिव धारणा नहीं बनेगी, जिसका सीधा असर हमारे एफडीआई पर पड़ सकता है? देखिए, ये एक बहुत ही व्यवहारिक चिंता है। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ग्लोबल हेडलाइंस एक धारणा तो बनाती ही हैं। हाँ, हेडलाइंस तो सब पढ़ते हैं। लेकिन हमें ना स्मार्ट मनी और रिटेल परसेप्शन के बीच के फर्क को समझना होगा। जो बड़े ग्लोबल निवेशक हैं, वो सिर्फ एक साल की नॉमिनल डॉलर रैंकिंग के आधार पर अरबों डॉलर का फैसला नहीं करते। अच्छा, तो वो क्या देखते हैं? वो इस डेटा के भीतर छुपे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत को पढ़ते हैं, जिसे आईएमएफ ने इसी रिपोर्ट में दिया है। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि एक ही संस्था एक तरफ रैंक कम दिखा रही है, लेकिन दूसरी तरफ घरेलू अर्थव्यवस्था को लेके पहले से कहीं ज्यादा बुलिश है। ओह, आप उसी रिपोर्ट के उस हिस्से की बात कर रहे हैं जहां आईएमएफ ने भारत की विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। 6.5% की विकास दर दुनिया की किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तुलना में सबसे तेज है। ये तो बहुत बड़ा पॉजिटिव है। बिल्कुल। निवेशक ये भलीभांति समझते हैं कि नॉमिनल जीडीपी में डॉलर का प्रभाव एक अस्थायी करेंसी इफेक्ट है। वो उस क्रय शक्ति समानता या जिसे हम परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं, उसे देखते हैं, जो किसी देश की असली ताकत को दर्शाती है। परचेजिंग पावर पैरिटी या पीपीपी का कॉन्सेप्ट यहाँ बहुत प्रासंगिक है। अगर हम इसे आसान शब्दों में समझें, तो एक अमेरिकी डॉलर से न्यूयॉर्क में जितनी चीजें खरीदी जा सकती हैं, उसी $1 के मूल्य से भारत में उससे कई गुना ज्यादा सामान या सेवाएं खरीदी जा सकती हैं। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। है ना? इसलिए केवल नॉमिनल डॉलर वैल्यू में अर्थव्यवस्था को मापना उसकी असली उत्पादक क्षमता को कम करके आंकना है। बिल्कुल। जब निवेशक भारत आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ श्रम की लागत क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की गति क्या है और बाजार का आकार क्या है। और यही वो ग्रोथ इंजन है जिनके आधार पर आईएमएफ ने 6.5% का अपग्रेड दिया है। तो मतलब वो सतह के नीचे की कहानी देख रहे हैं। हाँ। जो विदेशी कंपनियां देखती हैं कि भारत में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा है, कैसे यूपीआई या ओएनडीसी जैसे प्लेटफॉर्म्स इकोनॉमी को बदल रहे हैं, तो वो डॉलर के उतार चढ़ाव को इग्नोर कर देते हैं। सही बात है। और मैंने ये भी पढ़ा था कि भारत सरकार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब बुनियादी ढांचे पर किया जाने वाला खर्च, वो अभी एक ऐतिहासिक ऊंचाई पर है। बिल्कुल। सड़कें, रेलवे और पोर्ट्स का जो निर्माण हो रहा है वो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा कर रहा है पूरी इकोनॉमी में। और मुझे लगता है कि इसके अलावा जो चाइना +1 की वैश्विक रणनीति है, वो भी इस 6.5% के अनुमान को ठोस आधार दे रही है। हाँ, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दुनिया भर की कंपनियां अब अपनी सप्लाई चेन के लिए सिर्फ एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहती। और पीएलआई जैसी नीतियों के कारण मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सेमीकंडक्टर तक के क्षेत्र में जो काम हो रहा है, वो बुनियाद को मजबूत कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये बुनियाद ही हमें आईएमएफ रिपोर्ट के उस रोड मैप की ओर ले जाती है जो भविष्य का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है। तो आगे का क्या रोड मैप है आईएमएफ के हिसाब से? अगर हम इसे 1 साल के झटके को छोड़कर 2027 के आंकड़ों पर नजर डालें, तो रिपोर्ट के अनुसार भारत $4.58 ट्रिलियन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। वाह, 4.58 ट्रिलियन। हाँ, और इस आंकड़े के साथ भारत यूके को एक बार फिर पछाड़कर मजबूती से चौथे स्थान पर आ जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये जो 2025 का करेंसी इफेक्ट है, इसकी शेल्फ लाइफ बहुत छोटी है। बहुत छोटी है, सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। 2027 में चौथे नंबर पर, और उसके ठीक एक साल बाद मतलब 2028 में $5.06 ट्रिलियन का आंकड़ा। जी हाँ। और मुझे लगता है कि ये वो बिंदु होगा जहां जापान की अर्थव्यवस्था भी पीछे छूट जाएगी। बिल्कुल छूट जाएगी। और इन आंकड़ों तक पहुंचने का मैकेनिज्म भी हवाई नहीं है। अगर आप देखें तो जापान और यूके की अर्थव्यवस्थाएं एक डेमोग्राफिक विंटर का सामना कर रही हैं। डेमोग्राफिक विंटर मतलब? जनसांख्यिकीय चुनौतियां। हाँ, वहां काम करने वाली उम्र के लोगों की संख्या तेजी से कम हो रही है, जबकि भारत अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड के शिखर की ओर बढ़ रहा है। हमारे पास एक बहुत बड़ी युवा आबादी है। बिल्कुल।
जब आपके पास एक विशाल और युवा वर्कफोर्स हो और वो वर्कफोर्स तेजी से कौशल विकास की ओर बढ़ रही हो, तो $5 ट्रिलियन का आंकड़ा महज एक माइलस्टोन बनकर रह जाता है, कोई अंतिम मंजिल नहीं। ये जनसांख्यिकीय अंतर वास्तव में एक बहुत बड़ा निर्णायक कारक है, क्योंकि यूके और जापान जैसी मैच्योर इकोनॉमीज के लिए 1 या 2% की ग्रोथ भी बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, क्योंकि उनका बेस पहले से ही बहुत बड़ा है और उनकी आबादी स्थिर है या कम हो रही है। बिल्कुल, लेकिन एक विकासशील देश के लिए जहां करोड़ों लोग हर साल मध्यम वर्ग का हिस्सा बन रहे हैं, वहां जो खपत या कंजम्पशन का विस्फोट होता है, वो विकास दर को स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर धकेलता है। एकदम सही। और अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें, तो 2031 का आंकड़ा इस पूरी आर्थिक यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। 2031 में क्या होने वाला है? आईएमएफ का अनुमान है कि 2031 तक की अर्थव्यवस्था $6.79 ट्रिलियन के विशाल आकार को छू लेगी और यहाँ आकर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। बिल्कुल, लगभग $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होने का मतलब सिर्फ एक रैंक हासिल करना नहीं है। तो इसका व्यापक असर क्या होगा? इसका मतलब है कि ग्लोबल सप्लाई चेन, कूटनीति और तकनीकी नवाचार में उस देश की हिस्सेदारी इतनी बड़ी हो जाएगी कि उसे नजरअंदाज करने किसी भी महाशक्ति के लिए असंभव होगा। जब हम 2025 में छठी रैंक पर खिसकने की घटना को 2031 के इस लगभग $7 ट्रिलियन के लक्ष्य के साथ रखकर देखते हैं, तो पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। बिल्कुल बदल जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी लंबी रेस में एक धावक कुछ पल के लिए अपनी गति धीमी करता है ताकि वो आगे की बड़ी चढ़ाई के लिए अपनी सांसें और ऊर्जा संचित कर सके। बहुत ही उम्दा उदाहरण है ये। इस पूरी यात्रा में उतार चढ़ाव आना तो स्वाभाविक है। मुद्राओं का मूल्य हर दिन बदलता है, भू राजनीतिक परिस्थितियां असर डालती हैं। हाँ, कभी महामारी तो कभी युद्ध का असर होता है। बिल्कुल, सप्लाई चेन टूटती है, लेकिन जो चीज लंबे समय में टिकती है वो है अर्थव्यवस्था का लचीलापन, या जिसे हम रेजिलियंस कहते हैं। 6.5% की विकास दर इसी लचीलेपन का प्रमाण है। जब आप अपनी घरेलू मांग के दम पर वैश्विक तूफानों का सामना कर पाते हैं, तो नॉमिनल जीडीपी का डॉलर वैल्यूएशन आज नहीं तो कल आपकी असली ताकत को प्रतिबिंबित करने के लिए मजबूर हो ही जाता है। ये एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक नजरिया है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? आप ही बताइए। आज की इस चर्चा से जो मुख्य निष्कर्ष निकलकर सामने आता है वो ये है कि 2025 में छठी रैंक पर आने का आंकड़ा कोई घबराने वाली बात नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये आंकड़ा किसी आर्थिक मंदी या नीतिगत विफलता का सबूत नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से ग्लोबल करेंसी डायनामिक्स, विशेष रूप से एक मजबूत अमेरिकी डॉलर का सीधा परिणाम है। एकदम सही। जो असली डेटा पॉइंट हमें याद रखना चाहिए वो है आईएमएफ का 6.5% विकास दर का अनुमान। ये वो वास्तविक वृद्धि दर है जो उस मजबूत बुनियाद की तरफ इशारा करती है जो हमें 2021 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बना देगी। बिल्कुल, अर्थशास्त्र में ना संदर्भ के बिना डेटा हमेशा भ्रामक होता है। हाँ, कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। जब कोई न्यूज हेडलाइन चीख चीख कर कह रही हो कि देश एक पायदान नीचे खिसक गया है, तो ये समझना जरूरी है कि उसके पीछे का गणित क्या है। नॉमिनल जीडीपी और मुद्रा विनिमय दर के खेल को समझे बिना किसी भी अर्थव्यवस्था का आकलन करना एक अधूरी तस्वीर देखने जैसा है। ये सही है कि जागरूकता ही तथ्यों को सही परिप्रेक्ष्य में देखने का एकमात्र साधन है। लेकिन इस पूरे विश्लेषण ने और खासकर डॉलर ट्रैप की इस परिकल्पना ने मेरे दिमाग में एक और बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा कर दिया है। अच्छा, वो क्या सवाल है? देखिए, जब दुनिया के तमाम देश अपनी आर्थिक सफलता, अपनी नीतियों की प्रभावशीलता या अपने लोगों की समृद्धि को नापने के लिए सिर्फ एक ही पैमाने मतलब अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये सिस्टम अपने आप में निष्पक्ष है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या ये ग्लोबल इकोनॉमी का एक बड़ा डिजाइन फ्लॉ नहीं है कि अमेरिका के केंद्रीय बैंक का एक फैसला दुनिया भर की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की बैलेंस शीट को रातों रात सिकोड़ सकता है? बिल्कुल, इसका असर हर किसी पर पड़ता है। जरा सोचिए, आने वाले भविष्य में जहां अर्थव्यवस्थाएं इतनी तेजी से बदल रही हैं और एक मल्टीपोलर विश्व आकार ले रहा है, तो क्या दुनिया को इस डॉलर के वर्चस्व के अलावा किसी नए वैश्विक पैमाने की जरूरत पड़ेगी? एक नए मीट्रिक की। हाँ, कोई ऐसा मीट्रिक जो सिर्फ करेंसी मार्केट्स की सट्टेबाजी या किसी एक देश की मौद्रिक नीति पर निर्भर न हो, बल्कि किसी भी देश की असली घरेलू ताकत और उसके लोगों की वास्तविक परचेजिंग पावर को सही और निष्पक्ष मायनों में दिखा सके। ये वाकई सोचने वाली बात है।
ये एक ऐसा विचार है जो इस डेटा से भी कहीं ज़्यादा बड़ा है और इस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। खैर, आज के इस विस्तृत विश्लेषण को हम इसी सवाल के साथ यहीं समाप्त करते हैं।